हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर। लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक सेल। हमने विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल के एग्जांपल से समझा था। हमने समझा था कि एक विद्युत रासायनिक सेल यानी डेनियल सेल कैसे काम करता है। एक विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? एक विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। या फिर ज्यादा बेटर है हम क्या कहें कि एक विद्युत रासायनिक सेल एक रेडॉक्स अभिक्रिया की या एक स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। फिर हमने सीखा था कि उसकी कार्यविधि कैसे होती है। उसके अंदर यानी एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, बाहर से एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल प्रस्तुतिकरण। हम एक सेल को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, हम सेल को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं कि हम एक सेल को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल प्रस्तुतिकरण। सेल प्रस्तुतिकरण या इंग्लिश में बोलो सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए हमको लेना पड़ेगा लोन, और लोन लेने के लिए हम आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं कटवाने वाले हैं। हम आपको देवगंगा कोचिंग क्लासेस से ही लोन क्या करके देंगे, फाइनल करके देने वाले हैं। ठीक, आपका सारा पेपर वर्क यही करने वाले हैं हम कि क्या होता है लोन, कैसे मिलेगा आपको लोन। चलो, इस लोन को लेने में आपको बड़ा मजा आएगा। लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसका मतलब जब भी आप किसी सेल को प्रस्तुत करोगे, जब भी आप किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, तो आप लेफ्ट साइड में हमेशा किसको लिखोगे? आप लेफ्ट साइड में हमेशा लिखोगे एनोड को। और एनोड कैसा टर्मिनल होगा? एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और उस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ध्यान रखना दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। पहली कि एनोड लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ये तो लिखने का तरीका है। जब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात आई, सेल प्रस्तुतिकरण की बात आई, तो हमने अपनी तरफ से कुछ नियम बनाए। उस नियम के तहत हम एनोड को लेफ्ट के ऊपर लिखते हैं। अगर किसी ने एनोड को राइट पे भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एनोड राइट पे भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सत्य बदल सकता है कि एनोड नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाए, एनोड लेफ्ट की जगह राइट पे लगा दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये वाले दो सत्य कभी नहीं बदलने वाले कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया खत्म हो रही हो तो हो जाए, लेकिन हम एनोड पर हमेशा क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। एनोड वही टर्मिनल होता है, ऐसा टर्मिनल जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी टर्मिनल का नाम हमने एनोड रखा है। ध्यान रखना, ठीक। तो सेल रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोन को ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्या ध्यान में रखेंगे? लोन को, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बताना है? ऑक्सीडेशन बताना है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? हमेशा एनोड के ऊपर होता है। और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बताओ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन यानी एनोड को बता रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे किसको बताने वाले हैं? कैथोड को बताने वाले हैं। तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड पर बताते हैं ऑक्सीकरण। क्या बताते हैं? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन बताते हैं। ऑक्सीडेशन बताने के बाद हम बताते हैं कि हमने लगाया है सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु लगाया है। और लवण सेतु बताने के बाद हम बताते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। क्या बताते हैं हम? रिडक्शन यानी अपचयन बताते हैं। हम बताने वाले हैं लेफ्ट साइड पर ऑक्सीकरण, फिर हम लगाने वाले हैं लवण सेतु, उसके बाद हम किसको बताएंगे?
अपचयन को बताएंगे। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, देखो ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंदर अगर कोई आपके पास M नाम का धातु होगा तो वो N इलेक्ट्रॉन त्याग करके, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके, N इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस N का आयन बनाएगा। तो ये बताया हमने ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद हमको क्या लगाना है, लवण सेतु। तो लवण सेतु के लिए हम ये सी डबल लाइन यूज करेंगे, इस डबल लाइन को बताएंगे लवण सेतु। और लवण सेतु के बाद हमको किसको बताना है, अपचयन को बताना है। तो अपचयन को कैसे बताएंगे, अपचयन के अंदर क्या होता है, M प्लस N नाम का धातु का एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, M धातु बनाता है। ये यहां पर सॉलिड फॉर्म में है, ये भी यहां पर सॉलिड फॉर्म में है, ये यहां पर एक्वस यानी जली विलयन के अंदर है। तो जब भी कोई भी आपके पास तत्व जली विलयन के अंदर उपस्थित होगा तो हम उसकी सांद्रता जरूर लिखेंगे। तो हम यहां M प्लस N की सांद्रता मानेंगे C1 मोलर और M प्लस N इस वाले की सांद्रता मानेंगे C2 मोलर। सहूलियत के लिए आप इसको M1 नाम का धातु मान लो और इसको M2 नाम का धातु मान लो, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि M1 नाम के धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसकी सांद्रता C1 मोलर है। M2 नाम के धातु का अपचयन हो रहा है और इसकी सांद्रता C2 मोलर है। ठीक, तो ये होता है एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। उल्टे हाथ पर बताओ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है एनोड के ऊपर, एनोड टर्मिनल आपका कैसा होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक सिरा होता है। सीधे हाथ पर बताओ अपचयन, अपचयन होता है कैथोड के ऊपर, कैथोड आपका धनात्मक सिरा होता है और बीच में लगाओ सोल्ट ब्रिज। तो आओ इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास पढ़ा था डेनियल सेल, तो डेनियल सेल की अपन ने कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखी थी, देखो हमने डेनियल सेल की कंप्लीट रिएक्शन लिखी थी कि एक डेनियल सेल के अंदर जिंक सॉलिड कॉपर प्लस 2 के एक्वस आयन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, जिंक प्लस 2 का एक्वस आयन और साथ में क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड बनाता है। ये हमारे डेनियल सेल की यानी जिंक कॉपर सेल की एक विद्युत रासायनिक सेल की एक कंप्लीट रिएक्शन थी। अब हम इस रिएक्शन को देख करके, इस सेल अभिक्रिया को देख करके सेल का प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। सेल अभिक्रिया को देखेंगे और सेल का प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। तो देखो सेल का प्रस्तुतिकरण लिखने के लिए आपको सबसे पहले यह बात पता होनी चाहिए कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। सबसे पहली बात, एक लिखी हुई रिएक्शन को देख करके, एक लिखी हुई रिएक्शन को देखो, एक सेल रिएक्शन को ध्यान से देखो और पता लगाओ किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल रिएक्शन के अंदर, इस सेल रिएक्शन के अंदर चाहे कितने भी तत्व आ जाएं, हमें सिर्फ उन्हीं दो तत्वों से काम है, पहला जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, दूसरा जिसका अपचयन हो रहा हो। तो यहां पर हम चेक करते हैं, देखो यहां पर जिंक, अगर मैं बात करूं यहां पर जिंक की, तो जिंक यहां पर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। जिंक जीरो ऑक्सीकरण अवस्था से पहुंच गया +2 ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना बताओ क्या कहलाता है, हां ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है यहां पर, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलो देखो, अगर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहां पे और दूसरा कौन बचता है, कॉपर। तो अगर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा होगा, अपने आप ही अपचयन हो रहा होगा। और वो आप चेक भी कर सकते हैं, यहां से देखो कॉपर, यहां पर कॉपर जो है +2 से 0 के ऊपर जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना अपचयन कहलाता है। मैं फिर से आपको डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि आ जाती है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण होना और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का आना, इसका मतलब क्या होना, अपचयन होना। तो यहां पे हमको क्लियरली पता चल गया कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और बताओ कॉपर का क्या हो रहा है, यहां पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। बोलो आती है बात समझ के अंदर, ठीक। अब अपन इस सेल रिएक्शन को देख करके इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखने वाले हैं। तो जब हम इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ किसको बताना है, बताओ ऑक्सीकरण को बताना है।
सीधे हाथ की तरफ किसको बताना है बताओ, अपचयन को बताना है। तो देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, और ऑक्सीकरण में हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण के अंदर जिंक सॉलिड काय में चेंज हो रहा है, Zn+2 के एक्वस आयन के अंदर चेंज हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी एक्वस आयन आएगा, जब भी हमारे पास एक्वस आयन आएगा तो हम जरूर क्या करेंगे, उसकी सांद्रता को बताएंगे। जब भी आपके पास कोई एक्वस आयन आएगा तो आप उसकी सांद्रता बताओगे। जब भी आपके पास एक गैसीय अवस्था में कोई तत्व आएगा तो आप उसका दाब जरूर बताओगे। ठीक, यहां पर ये एक्वस फॉर्म में, तो हमको इसका क्या बताना पड़ेगा, इसका सांद्रता बतानी पड़ेगी, जो कि इस इक्वेशन के अंदर नहीं दे रखी है। नहीं दे रखी है तो हम खुद से मान लेते हैं कि कुछ C1 मोलर इसकी सांद्रता होगी। अगर कुछ दे के रखता तो वही लिख देते हैं, नहीं दे रखी तो हमने मान ली C1 मोलर होगी। उसके बाद देखो ऑक्सीकरण बता दिया, ऑक्सीकरण बताने के बाद किसको बताते हैं, ऑक्सीकरण बताने के बाद बताते हैं लवण सेतु को। तो ये डबल लाइन से, किससे, इस डबल लाइन से किसको बताया जाता है, लवण सेतु को बताया जाता है। तो इस डबल लाइन से हमने लवण सेतु को बता दिया। अब इस साइड में हम बताएंगे अपचयन। अपचयन के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन के अंदर कॉपर+2 का एक्वस आयन जिसकी सांद्रता नहीं बता रखी है, तो हम मान लेते हैं C2 मोलर सांद्रता का एक्वस+2 का आयन काय में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। बोलो आती है बात समझ के अंदर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम किसी सेल अभिक्रिया को देख के उसका सेल प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। ठीक, चलो आओ अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम कैसे किसी सेल रिएक्शन को देख करके, किसी सेल अभिक्रिया को देख करके उस सेल का क्या लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। तो आओ चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करो, आराम से बैठ करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। पीछे वाले को देखो आराम से कि भाई इसके अंदर क्या करना है, क्या समझाया था, क्या लिखा था। इसको चेक करने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चनों को आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। उसके बाद चलो चेक करते हैं कि आपने सही किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला काम ये चेक करना है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। बस हमें तो उससे ही काम है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका अपचयन हो रहा है, बाकी सब जाए टेन लेने। भाई ये देखो, ये क्या है, टिन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहां पर 0। टिन यहां पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, और 0 ऑक्सीकरण अवस्था से टिन भैया कहां पर पहुंच गए, टिन पहुंच गए हमारे +4 के ऊपर। तो क्लियरली दिख रहा है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि आ चुकी है, टिन 0 से +4 पे पहुंच चुका है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का सीधा मतलब क्या होता है, सीधा मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। चलो अब 2 ही चीज है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और चेक कर भी लें तो क्या आएगा, जब टिन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमारे क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, वेरी गुड बच्चों, क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, वो भी चेक कर सकते हैं हम। यहां पर क्लोरीन 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, 0 से -1 के अंदर चला गया। 0 से -1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कमी आ जाना, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी आने का मतलब होता है रिडक्शन होना है। अब अपन इसको देख करके क्या लिखने वाले हैं, इसकी इस सेल अभिक्रिया को देख करके क्या लिखने वाले हैं, इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखने वाले हैं। चलो उल्टे हाथ पे किसको बताना है, ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण के अंदर क्या हो रहा है, टिन सॉलिड काय में चेंज हो रहा है, टिन +4 के एक्वस आयन के अंदर चेंज हो रहा है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमें टिन +4 की सांद्रता नहीं बता रखी है, तो हम खुद की मर्जी से मानेंगे C1 मोलर। फिर हम लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद हम क्या बताएंगे, अपचयन। अपचयन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, Cl2 गैस काय में चेंज हो रही है, Cl- के अंदर चेंज हो रही है। अब देखो ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। अगर ये गैसियस फॉर्म के अंदर है तो हर गैस का हमें क्या बताना पड़ेगा, हर गैस का हमें कुछ ना कुछ दाब बताना पड़ेगा। सिंस यहां पर इस इक्वेशन के अंदर इस गैस का कोई दाब नहीं बता रखा है, तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं कि इसका दाब है कुछ P1 ATM। ठीक, अगर बता रखा है तो लिख देना, और नहीं बता रखा है तो अपनी मर्जी से इसको मान लेना। ठीक, उसके बाद
क्या हो रहा है भाई, उसके बाद हमारे पास Cl2 से ये काय में चेंज हो रहा है, Cl माइनस में चेंज हो रहा है। Cl माइनस का कौन सा आयन है, एक्वस आयन है, और एक्वस आयन की सांद्रता बताएंगे तो इसकी सांद्रता हम कुछ मान लेंगे C2 मोलर मान लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है। पहली चीज तो ये ध्यान रखने वाली है बच्चों, देखो कि हम सॉलिड का सांद्रता बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। सॉलिड की सांद्रता को हम वैसे भी इकाई मान के लगते हैं। अभी हम अभिक्रिया भागफल लिखेंगे, अभिक्रिया भागफल लिखेंगे तो वहां पर भी देख लेंगे कि हम सॉलिड की सांद्रता को 1 ही मानते हैं। हमें ये ध्यान रखना है जब भी कोई एक्वस आयन हो तो उस एक्वस आयन की सांद्रता बता के आओ। अगर दे रखी है तो लिख दो, नहीं दे रखी है तो मान लो अपनी मर्जी से। ठीक, जब भी कोई आपको गैस दे रखी हो तो गैस का कुछ ना कुछ दाब होगा, अगर दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा है तो आप अपनी मर्जी से मान लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप सेल बनाते हो, ध्यान रखना, जब आप सेल बनाते हो तो कंप्लीट सेल कैसे बनता है, कंप्लीट सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बनता है। पहला अर्ध सेल, दूसरा अर्ध सेल। कुछ विलयन आप यहां पे भरते हो, कुछ विद्युत अपघट्य विलयन आप यहां पे भरते हो। एक इलेक्ट्रोड आप यहां लगाते हो, एक इलेक्ट्रोड आप यहां लगाते हो। बाहरी परिपथ को आप किसी तार से यानी वायर से जोड़ते हो, आंतरिक परिपथ को आप लवण सेतु से जोड़ते हो। अब आप बात ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हमेशा किसका बनेगा, ये इलेक्ट्रोड हमेशा सॉलिड का बनेगा। क्यों, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़ या किसी भी तत्व की कोई एक छड़। तो बताओ सॉलिड यानी ठोस की तो छड़ बन सकती है, क्या किसी द्रव की छड़ बन सकती है, नहीं बन सकती है। क्या किसी गैस की छड़ बन सकती है, नहीं बन सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप एक सेल बनाते हो तो आप 2 अर्ध सेल को जोड़ करके एक सेल बनाते हो, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगाते हो वो हमेशा ठोस अवस्था में यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। तो अब इस सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखो, देखो यहां पर एक एक्वस फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में। इसका मतलब टिन का इलेक्ट्रोड बन सकता है क्योंकि ये ठोस अवस्था के अंदर है। लेकिन यहां चेक करो, यहां आओ, यहां पर आओ, यहां Cl2 गैसियस अवस्था में है और Cl माइनस एक्वस अवस्था में। ना तो गैस का इलेक्ट्रोड बन सकता, ना एक्वस अवस्था के अंदर Cl माइनस का इलेक्ट्रोड बन सकता। तो ऐसी कंडीशन में जब हम यहां उपस्थित दोनों तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं तो हम यहां पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यहां पर उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो हमने यहां पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाना जरूरी है क्या, क्या दुनिया के दूसरे तत्व का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनता है। तो बच्चों यहां पर हम जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो अपनी प्रकृति के अंदर अक्रिय हो, अक्रिय इलेक्ट्रोड हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं ले रहा हो। मान लो भाई आपने यहां पर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कार्बन का भी इलेक्ट्रोड बन जाता है। अगर हमने मान लो ग्रेफाइट या कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दिया या कोई ऐसा सक्रिय इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो मान लो हम चाहते तो थे कि यहां पर उपस्थित विद्युत अपघट्य का क्या हो, ऑक्सीकरण या अपचयन हो, लेकिन वो इलेक्ट्रोड तो खुद ही अभिक्रिया में भाग ले लेगा। अगर इलेक्ट्रोड खुद ही अभिक्रिया के अंदर भाग ले लेगा तो हमारा सेल तो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम जो काम करना चाह रहे थे वो तो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब भी हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड लगाएंगे, मतलब हम यहां पे उपस्थित तत्वों का अगर इलेक्ट्रोड नहीं बना पाएंगे और हम एक नया इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो अक्रिय इलेक्ट्रोड हो, यानी वो खुद अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में भाग नहीं ले। उसका तो बस इतना काम है कि वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, बाकी और उसका कोई काम नहीं है। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसीलिए, क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय धातु है, वो सेल अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेती है। ऑल्दो आप जानते होंगे प्लेटिनम बहुत महंगी आती है, लेकिन अगर अपन को सेल बनाना है, कुछ फायदा लेना है, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं यहां से। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी थी कि जब आप यहाँ पे उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते हो तो आप एक नया इलेक्ट्रोड लगाते हो, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा जो एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होगा। चलो नेक्स्ट वाली रिएक्शन को देखते हो। ये भी मुझे उम्मीद है आपने कर ली होगी। अब आप अपना आंसर मैच करो। देखो सबसे पहला काम ये है, यहाँ पर जो भी चीज उपस्थित है उसका क्या करना है आपको, उसका आपको ये एक्वस फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है। उसका क्या करना है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर Fe+2 काय में चेंज हो रहा है, Fe+3 के अंदर चेंज हो रहा है। ये +2 से +3 पे चले गया, किस पे चला गया, +2 से +3 के ऊपर चला गया। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि आ चुकी है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को प्यार से कहते हैं ऑक्सीडेशन,
और नफरत से भी इसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe के अलावा यहाँ पे और बचा कौन है, Cr2O7। तो जाहिर सी बात है इस Cr2O7 का बच्चों क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, अपचयन। और आप चेक भी कर सकते हो भाई, किस तरीके से चेक कर सकते हो आप, देखो यहां पर क्रोमियम, अगर यहां क्रोमियम की आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहो तो वो आएगी +6। यहां पर क्रोमियम बच्चों +6 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था से कहां पर पहुंच गया, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच गया। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ गई है। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आने का सीधा मतलब होता है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो चलो अब इस सेल अभिक्रिया को देख करके हम इसका सेल का प्रस्तुतिकरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन इसके सेल का प्रस्तुतिकरण लिखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ ऑक्सीकरण लिखेंगे। ऑक्सीकरण के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण के अंदर Fe+2 का एक्वस आयन जिसकी सांद्रता में C1 मोलर मान लेता हूं क्योंकि दे नहीं रखी है, काय में परिवर्तित हो रहा है, Fe+3 के अंदर परिवर्तित हो रहा है। काय में परिवर्तित हो रहा है, Fe+3 के अंदर परिवर्तित हो रहा है। ये भी एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता में C2 मोलर मान लेता हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन के अंदर इसकी सांद्रता नहीं बता रखी है। फिर हम क्या लगाते हैं, लवण सेतु लगाते हैं। अच्छा एक और चीज, क्या ये बिल्कुल सही है, बताओ। देखो देखो, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आप ये बोल रहे हो सर अगर ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है यानी जली विलयन में है, जली विलयन में, तो ना तो हम इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं ना हम इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो जब हम दोनों का ही इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं तो हमें एक दूसरे पदार्थ को इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। क्यों लगाया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, क्योंकि ना मैं इसका इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ क्योंकि ये भी जली विलयन है, जली विलयन का इलेक्ट्रोड नहीं बनता, और ये भी जली विलयन के अंदर है तो इसका भी इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। तो हम एक नया इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली किसको यूज करते हैं, प्लेटिनम को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीकरण बता दे तो किसको बताएंगे, अपचयन यानी रिडक्शन को बताएंगे। रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन के अंदर Cr2O7-2 का एक्वस आयन, अब एक्वस आयन है तो इसकी सांद्रता कुछ ना कुछ होगी, नहीं दे रखी है तो मैं मान लेता हूं C3 मोलर। इसकी सांद्रता कितनी है, C3 मोलर है। काय में परिवर्तित हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है Cr+3 के एक्वस आयन के अंदर परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि ये Cr+3 के एक्वस आयन के अंदर परिवर्तित हो रहा है तो इसकी सांद्रता भी लिखनी पड़ेगी जो कि नहीं दे रखी है। तो अब मैं इसकी सांद्रता को मान लेता हूं कुछ C2 मोलर। ठीक, चलो यहाँ पे नोटिस करो, ये एक्वस फॉर्म में मैं इसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता, ये एक्वस फॉर्म के अंदर मैं इसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता, ना तो हम इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं ना हम इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो यहां पर भी हमें किसका इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो मुझे आपको खास बात बतानी थी वो ये थी, इस पूरी रिएक्शन के अंदर देखो एरो के ऊपर H+ लिख रखा है। क्या लिख रखा है, H+ लिख रखा है। ये H+ आपको क्या बता रहा है, ध्यान रखना, ये H+ आपको अभिक्रिया का माध्यम बता रहा है। ये H+ बता रहा है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अम्लीय माध्यम में हो रही है। कौन से माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो जब भी अभिक्रिया का कोई विशेष माध्यम हो कि वो अम्लीय माध्यम में हो रही है या वो क्षारीय माध्यम में हो रही है या वो उदासीन माध्यम में हो रही है, तो सेल प्रस्तुतिकरण में वो आपको बता के आना पड़ता है। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान हमको लेना पड़ेगा कक्षा 11 का सामान्य ज्ञान ये है कि ये जो हमारा Cr2O7-2 का आयन है ये केवल और केवल अम्लीय माध्यम के अंदर कार्य करता है और किसी माध्यम में कार्य नहीं करता है। तो ये जो H+ है किससे रिलेटेड है, हमारे Cr2O7 से रिलेटेड है। तो इस अम्लीय माध्यम को हम यहां पर बता के आएंगे कि भाई ये अभिक्रिया H+ यानी अम्लीय माध्यम के अंदर हो रही है और ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। और अगर बच्चों ये एक्वस फॉर्म में है तो इसमें इसकी भी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी और इसकी सांद्रता को क्या मान लेंगे हम, कुछ C5 मोलर मान लेंगे। कितना मान लेंगे, कुछ C5 मोलर मान लेंगे। ध्यान रखना, यही आपको एक स्पेशल केस बताना था।
कि आप पहले वाले के अंदर तो क्या समझे, पहले वाले के अंदर समझे कि जब हम यहाँ पे उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, तो हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है, प्लेटिनम का बनाया जाता है। दूसरी बात, अगर अभिक्रिया का कोई विशेष माध्यम है, चाहे अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, तो उस माध्यम को भी सेल अभिक्रिया में प्रस्तुत करके आना पड़ता है, बता के आना पड़ता है कि भाई ये अभिक्रिया पर्टिकुलर कौन से माध्यम के अंदर हो रही है, अम्लीय माध्यम के अंदर हो रही है। तो ये था हमारे पास कि कैसे, ये था हमारे पास कि कैसे हम एक सेल अभिक्रिया को देख करके, एक सेल अभिक्रिया को देख करके उसका सेल प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उसका सेल प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिवर्स करना, इसका उल्टा करना। आपको सेल अभिक्रिया को देख करके, सेल अभिक्रिया को देख करके सेल का प्रस्तुतिकरण तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको किसी सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके उसकी अभिक्रिया लिखना आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आपको सेल अभिक्रिया देख करके उसका प्रस्तुतिकरण पूछा जा सकता है, या फिर आपसे उस सेल का प्रस्तुतिकरण देकर के उस सेल की अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो अपन को दोनों ही काम आने चाहिए, इसको देख के ये लिखना आना चाहिए और इसको देख के ये लिखना आना चाहिए। तो रिएक्शन को देख करके सेल प्रस्तुतिकरण तो हमने सीख लिया है। चलो, तो ये हमको समझ में आया कि किस तरीके से हम इस सेल रिएक्शन को देख करके, इस सेल रिएक्शन को देख करके इस सेल का प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। तो इसके अंदर खास बात क्या थी, इसके अंदर दो खास बातें थी। पहली चीज तो हमने ये सीखी, पहली चीज हमने ये सीखी कि जब हमारे पास यहाँ उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, जब हम यहाँ उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, तो हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे पदार्थ का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और यहां पर कौन सा यूज करेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। दूसरी बात हमने यहां से सीखी, ये सीखी कि अगर किसी अभिक्रिया का कोई विशेष माध्यम हो, यानी वो किसी विशेष माध्यम के अंदर हो रही हो, पर्टिकुलर अम्लीय माध्यम में हो रही हो या क्षारीय माध्यम में हो रही हो, तो उस रिएक्शन का, उस अभिक्रिया का सेल प्रस्तुतिकरण लिखते वक्त हम उसके माध्यम को भी बता के आएंगे कि वो कौन से माध्यम के अंदर हो रही थी। बोलो, आती है बात समझ के अंदर? चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे हमें पता चले कि क्या हमें कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये दो सेल रिएक्शन लिख रखी है। आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल प्रस्तुतिकरण लिखो। वीडियो को पॉज करो, लिखो, और उसके बाद मैच करो कि क्या आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये, जो भी यहाँ पर लिख रखे हैं तत्व, जो भी यहाँ पर हमें तत्व लिख रखे हैं, उसमें पहचानो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहां देखो, Ag +1 से 0 पर जा रहा है। +1 से 0 पे जाने का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ चुकी है। +1 से 0 का मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ चुकी है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का सीधा मतलब क्या होता है, रिडक्शन। चलो, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बचा कौन, हाइड्रोजन। इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। जो चीज आप देख भी सकते हो कि ये 0 से किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है। 0 से 1 पर जाने का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण होना होता है। चलो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण के अंदर H2 गैस, जिसका प्रेशर नहीं बता रखा है तो मैं लिखूंगा P1 ATM, काय में परिवर्तित हो रही है, H+ के एक्वस आयन में परिवर्तित हो रही है, जिसकी सांद्रता नहीं दे रखी है तो मैं C1 मोलर मानूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो रस समिति गुणांक है, मतलब ये जो आगे नंबर लिख रखे हैं ना, जैसे इस Ag के आगे 2 लिख रखा है, इस H2 के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस Ag के आगे भी 2 लिख रखा है, और इस H+ के आगे 2 लिख रखा है, इसको बोलते हैं रस समिति गुणांक। इस रस समिति गुणांक को सेल अभिक्रिया में या सेल अभिक्रिया में तो बताना जरूरी है, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर यानी सेल प्रस्तुतिकरण के अंदर बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम जब भी सेल प्रस्तुतिकरण लिखते हैं तो हम रस समिति गुणांक को नहीं लिखते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई। चलो अब ऑक्सीकरण तो लिख लिया। अपचयन के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन के अंदर हमारे Ag भैया, जिसकी सांद्रता C2 मोलर है,
काय में परिवर्तित हो रहे हैं, Ag सॉलिड के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। अब ध्यान लगाओ, ये गैसियस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, मैं ना तो इसका इलेक्ट्रोड बना सकता हूं ना इसका इलेक्ट्रोड बना सकता हूं, ना इसका इलेक्ट्रोड ना इसका इलेक्ट्रोड। तो बताओ इसका इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इधर आ जाओ, यहाँ Ag प्लस के एक्वस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, लेकिन ये किस फॉर्म में, Ag सॉलिड फॉर्म में। अगर Ag सॉलिड फॉर्म में है तो इसका इलेक्ट्रोड बन सकता है, तो जब इसका इलेक्ट्रोड बन सकता है तो जबरदस्ती खर्चा करके क्यों प्लेटिनम लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड बन सकता है तो यहाँ पे हमें दूसरे इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है, हम सिंपल Ag धातु की छड़ी लगा देंगे, वो अभिक्रिया में भी भाग ले लेगी और इलेक्ट्रोड का काम भी कर लेगी। चलो आते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर। देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर को क्या समझना है, सबसे पहले तो वही वाली बात है, ऑक्सीकरण पहचानो और अपचयन पहचानो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें सिर्फ उन्हीं दो तत्वों से, उन्हीं पदार्थों से काम है जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। हम सेल प्रस्तुतिकरण के अंदर सिर्फ वही लिखते हैं जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, और एक बता देते हैं माध्यम के बारे में, बाकी और किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ नोटिस करूं तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन -2 अवस्था में है, यहाँ पर भी -2 अवस्था में, और इधर भी चेक करोगे ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 अवस्था में। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बड़े आराम से। मैं ऑक्सीजन को चेक कर रहा हूं, पहले मैं ऑक्सीजन को चेक कर रहा हूं, तो यहाँ ऑक्सीजन -2 अवस्था में है, इसमें भी ऑक्सीजन -2 अवस्था के अंदर है, और एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड पे अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 अवस्था में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 अवस्था में। तो यहाँ सब जगह ऑक्सीजन -2 अवस्था में, तो ऑक्सीजन का ना तो अपचयन हो रहा है ना ऑक्सीकरण हो रहा है। छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे Mn है, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर है प्लस MnO4, MnO4 की ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 4 2 8, 8 में 7 गया 7 प्लस 7। यहाँ पर MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। मैग्नीज एक तो मुझे यहाँ मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, ये रहा मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था से, +7 ऑक्सीकरण अवस्था से क्या कहाँ पहुंच चुका है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच चुका है। तो जब ये +7 से +2 पे पहुंचा होगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आ चुकी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का सीधा मतलब अपचयन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं H+ यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, और मैं यहाँ चेक करूं तो मुझे हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, ये रहा यहाँ पर H2O में भी हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर। तो हाइड्रोजन का ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अपचयन हो रहा है, तो इसको भी छोड़ो, यहाँ आ जाओ। ऑक्सीजन को तो पहले ही चेक कर चुके थे, तो बचा कौन, कार्बन। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो कार्बन की जब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो -8 + 6 यहाँ पर आएगा बच्चों +3। कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई यहाँ पर, +3। कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 है, और कार्बन देखो मुझे और कहाँ मिल रहा है, कार्बन मुझे मिल रहा है ये यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगी +4। तो कार्बन की क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ चुकी है तो कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिर्फ कार्बन अकेले को थोड़ी ना उठा सकते हैं, ऐसे ये पूरा पदार्थ ही उठेगा, है ना। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर सिर्फ कार्बन का ही तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और आपने बोला था कि सिर्फ उसी तत्व से काम रखना जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा हो। तो हाँ भाई, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन ये साथ में जुड़ा हुआ है ना, इसको अकेले कैसे उठाएंगे हम, एक तो ये क्योंकि पूरा साथ में जुड़ा हुआ है तो साथ में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। अलग से अपन सेपरेटली कार्बन को नहीं उठा सकते। तो चलो सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन लिखने हैं भाई, पहले किसको बताना है, ऑक्सीकरण को बताना है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, रस समिति गुणक तो बताते ही नहीं है, रस समिति गुणक नहीं बताते, तो C2O4 -2 किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है तो इसकी सांद्रता लिखनी पड़ेगी C1 मोलर। काय में परिवर्तित हो रहा है, C2O4 -2 CO2 गैस के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो ये परिवर्तित हो रहा है CO2 गैस में, क्योंकि गैस है तो गैस का कुछ ना कुछ दाब होता है, नहीं दे रखा है तो P1 ATM मान लो। ये एक्वस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ना तो इसका इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है ना इसका इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक
प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। चलो बोलो, आती है बात समझ के अंदर? ये लगाया अपन ने लवण सेतु। लवण सेतु लगाने के बाद अपन बताएंगे अपचयन को। तो अपचयन में क्या हो रहा है? अपचयन के अंदर Mn+4 माइनस का आयन काय में परिवर्तित हो रहा है? Mn+2 के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो चलो लिखते हैं क्या हो रहा है भाई। MnO4 माइनस का एक्वस आयन, क्योंकि इसकी सांद्रता नहीं दे रखी है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? C2 मोलर। ठीक, अच्छा, काय में चेंज हो रहा है? Mn+2 के अंदर काय में चेंज हो रहा है? Mn+2 के अंदर चेंज हो रहा है। उसके तो बाद में लिखेंगे, पहले देखो ये 16H+ हमें बता रहा है माध्यम के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? माध्यम के बारे में बता रहा है। जहां कहीं भी H+ आपको अकेला बेचारा घूमता फिरता तन्हा नजर आ जाए, तो ये किसी के गम में या किसी के प्यार में अकेला नहीं घूम रहा है। यहाँ पर ये आपको बता रहा है माध्यम के बारे में। किसके बारे में बता रहा है बच्चों? माध्यम के बारे में बता रहा है। H+ बता रहा है आपको माध्यम के बारे में। H+ किस माध्यम को बताता है? अम्लीय माध्यम को बताता है। और अम्लीय माध्यम को बताता है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया ये रिएक्शन तो अम्लीय माध्यम के अंदर हो रही है और इसका एक्वस आयन है, इसकी भी कुछ सांद्रता होगी, नहीं दे रखी है तो हमने C3 मान ली। फिर काय में परिवर्तित हो रहा है? काय में परिवर्तित हो रहा है? Mn+2 में परिवर्तित हो रहा है। Mn+2 भी क्या है? एक्वस आयन है। एक्वस आयन की सांद्रता नहीं दे रखी है तो हमने तो सीखा है इसको C4 मोलर मान लेते हैं। दूसरी बात, ना तो मैं इसका इलेक्ट्रोड बना सकता हूं और ना ही मैं इसका इलेक्ट्रोड बना सकता हूं, तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लग जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल अभिक्रियाओं को देख करके उन सेल का प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उन सेल का प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। ठीक, बोलो, आती है बात समझ के अंदर? हर चीज को ध्यान से रखना, वापस से वीडियो को रिपीट करके चेक कर लेना कौन सी चीज क्या बोली थी और क्या बोली थी, क्या समझाया था इंपॉर्टेंट। जिन पदार्थ का, जिन तत्वों का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं उनकी जगह प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है जो खुद रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी ऑक्सीकरण की और अपचयन की अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। दूसरी बात, जब भी हम किसी एक्वस को लिखेंगे तो उसकी सांद्रता जरूर बता करके आएंगे। तीसरी बात, जब भी हम किसी गैस को लिखेंगे तो उसका दाब जरूर बताएं। अगर दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख देना, नहीं दे रखा है तो अपनी मर्जी से मान लेना P1 ATM। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर आपने ये तो लिख दिया MnO4 माइनस, यहाँ लिख दिया Mn+2। देखो इस पूरी रिएक्शन के अंदर पानी तो आया ही नहीं, तो आप बोल रहे हो कि सर हम पानी हो रहे हैं, यहाँ पे पानी तो आया नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपने कक्षा 11 रिडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर के अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने का यानी संतुलन करने का तरीका सीखा होगा, तो वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं पता होगा तो आप सुन लो, जब भी आप रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करते हो तो हमारे पास कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो जब हम रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना चाहते हैं तो शुरुआत में तो सिर्फ हम उसी को लिखते हैं जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा हो। बाद में हम जैसे जैसे हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं तो हम उसके अंदर H+ भी जोड़ देते हैं, उसके अंदर H2O भी जोड़ देते हैं, उसके अंदर OH- भी जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारे भैया अकेले रह गए थे, या ये जो हमारे 16H+ जिसको हमने यहाँ थोड़ा सा बता रखा है, जब हम इसको देख करके अभी हम सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम सेल अभिक्रिया को देख करके सेल का प्रस्तुतिकरण लिख रहे हैं। अब हम इसका उल्टा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके, किसको, सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके क्या लिखेंगे, इसकी सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। तो आप लोग इतना अपने स्वयं के हाथों से नोट्स बनाओ, इतना अपनी कॉपी के अंदर लिखो, इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद अब हम इसका उल्टा काम करने वाले हैं। अभी तक हमने किया था सेल रिएक्शन को देख करके, सेल अभिक्रिया को देख करके सेल का प्रस्तुतिकरण लिखा था। अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं, हम सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके क्या लिखने वाले हैं, उसकी सेल अभिक्रिया लिखने वाले हैं। तो चलो जीवन में बढ़ते हैं हम आगे।
तो जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस प्यारे से क्वेश्चन के अंदर आपको देख करके बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल प्रस्तुतिकरण है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आ रहा होगा, सर क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पर गैस नहीं लिख रखा है, इसकी सांद्रता नहीं बता रखी, यहाँ एक्वस नहीं लिख रखा है, सर ये नहीं लिख रखा है, सर वो नहीं लिख रखा है, सर फलाना नहीं लिख रखा, सर ढिमकाना नहीं लिख रखा। तो वो क्वेश्चन वाले को छूट है, हम ऐसा पाप अपनी तरफ से नहीं करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन आ रहा है ऐसा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सारे नियम पढ़ रखे हैं, हम तो उस नियम के हिसाब से बात करेंगे। तो ध्यान रखना, भले आपको एक क्वेश्चन के अंदर सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं दे रखा हो, यहाँ पर इसकी सांद्रता नहीं बता रखी हो, यहाँ पर इसको गैसियस अवस्था में नहीं बता रखा हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा हो, उसको आप दिल पे मत लगाना। आप ये मत सोच लेना कि आप भी ऐसा लिखे होगे तो आपको नंबर आ जाएगी। जब आप किसी सेल रासायनिक सेल अभिक्रिया को देखोगे तो जब उसका सेल प्रस्तुतिकरण लिखोगे ना तो आपको कंप्लीट लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देने वाले को ये छूट रहती है कि वो ऐसे पाप कर सकता है, लेकिन हमें पापी नहीं बनना है। चलो आगे बढ़ते भैया। इस सेल रिप्रेजेंटेशन यानी इस सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके, इस सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके क्या लिखना है? सेल अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है? सेल अभिक्रिया लिखनी है। तो अब देखो इसका नियम क्या है। आपको जब भी कोई सेल प्रस्तुतिकरण लिख रखा हो तो आप उसकी एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड वाली रिएक्शन को पहले अलग अलग लिख लो। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेल का प्रस्तुतिकरण है ना, उस सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके उस सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यानी जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है उसको, और अपचयन अर्ध अभिक्रिया यानी जो कैथोड पर अभिक्रिया आ रही है उसको अलग अलग लिख लेंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पर भैया हमारा H2 काय में चेंज हो रहा है, H प्लस में चेंज हो रहा है। तो अगर H2 को H प्लस के अंदर चेंज होना है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा ना भैया। ये यहाँ पर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। किसके अंदर है? यहाँ पर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। ये यहाँ पर कहाँ चला गया? +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर चला गया। कहाँ पर चला गया? +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर चला गया। तो 0 से +1 में जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। अब करो रिएक्शन बैलेंस। क्या करो? रिएक्शन बैलेंस। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन होना चाहिए? 2। एक हाइड्रोजन 0 से +1 पर गया तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। ये हमारा ऑक्सीकरण का आधा कर्म कांड पूरा होगा। चलो बात करते हैं कैथोड की। इसकी बात करते हैं कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है सर अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और देखो अपचयन के अंदर क्या हो रहा है? अपचयन के अंदर टिन जो हो रहा है, टिन भैया हमारे टनाटन तरीके से किस में चेंज हो रहे हैं? टिन में चेंज हो रहे हैं। टिन में ही परिवर्तित हो गया। मतलब टिन +4 से +2 पर चला गया। टिन को +4 से +2 पे जाने के लिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे? तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे पेट भर के, तब जाकर के काय में चेंज हुआ होगा। ये टिन +4 से काय में चेंज हुआ होगा, +2 के अंदर चेंज हुआ होगा। अब चलो, अब अपन क्या करेंगे? इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया से यानी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया से जोड़ देंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, जब हमने डेनियल सेल की अर्ध अभिक्रिया को एनोड की अभिक्रिया को कैथोड से जोड़ा था। जब भी आप एनोड की अभिक्रिया को कैथोड की अभिक्रिया से जोड़ोगे तो दोनों अभिक्रियाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त हो रहे हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन कैथोड पर क्या होने चाहिए? ग्रहण होने चाहिए। तो देखो यहां पर अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। तो यहां पर तो हमारे को सहूलियत मिल चुकी, बराबर हो चुका है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मर गए तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आई? हमारे पास H2 गैसियस फॉर्म में है जो टिन के +4 के एक्वस आयन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? वो बनाता है 2H+ का एक्वस आयन और टिन काय में चेंज हो जाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज हो जाता है। तो ये है इस सेल की कंप्लीट सेल रिएक्शन। हमको दोनों ही काम आने चाहिए। हमें ये देख के ये लिखना भी आना चाहिए और ये देख के ये लिखना भी आना चाहिए। मतलब
सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल रिएक्शन लिखना आनी चाहिए, और सेल रिएक्शन को देख करके क्या आना चाहिए, सेल का प्रस्तुतिकरण लिखना आना चाहिए। ठीक, यहां पर यही मैं देखो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूं, जिसको बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल, जिसको भाइयों और बहनों Q से लिखा जाता है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है ये भैया Q? ये Q होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारकों की सांद्रता, या अभिकारक की सांद्रता, इसको बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। ये हमें नर्स समीकरण के अंदर आएगा, जो आगे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अभी सीख लेते हैं ताकि वहां पे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन कोशेंट, जिसको Q से लिखा जाता है। कैसे निकाला जाता है Q को निकाला जाता है बच्चों, जो भी आपको सेल अभिक्रिया दे रखी, जो भी आपको सेल अभिक्रिया दे रखी है, उस सेल अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता बटे के अंदर अभिकारक की सांद्रता। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, चाहे वो 500 का हो या 2000 का हो, या आपके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कि अगर ठोस व द्रव अवस्था में, ठोस व द्रव अवस्था में तत्वों की सांद्रता को एक माना जाता है। मतलब अगर यहां पर इस रिएक्शन के अंदर, इस सेल रिएक्शन के अंदर, अगर कोई तत्व शुद्ध ठोस अवस्था में है या शुद्ध द्रव अवस्था में, जलीय विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, जलीय विलयन नहीं, द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं, शुद्ध द्रव अवस्था में हो या शुद्ध ठोस अवस्था में हो, तो जो भी उनकी सांद्रता होती है उसको एक मान लिया जाता है। चलो मैं इस रिएक्शन को देख करके, इस रिएक्शन को देख करके इसके Q का मान लिखना चाह रहा हूं, यानी इसका अभिक्रिया भागफल लिखना चाह रहा हूं, जिसको हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है अभिक्रिया भागफल? उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। भाई कौन कौन उत्पाद है यहाँ पर उत्पाद है H+, यानी H+ की सांद्रता, tin+2 यानी tin+2 की सांद्रता, बटे में क्या आएगा बच्चों? बटे के अंदर आने वाला है अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता में अभिकारक कौन है? H2 गैस। देखो गैस के लिए क्या केस होता है? गैस के लिए भाई ये केस होता है, गैस की सांद्रता ना लिख करके गैस का दाब लिखा जाता है। तो H2 का दाब, और ये एक्वस फॉर्म में तो इसकी तो सांद्रता ही लिखनी पड़ेगी, 10+4 का। तो यहाँ पर Q के अंदर अपन को क्या पता करना है, क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो ध्यान रखना है कि भाई Q होता क्या है। Q होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, ठोस और द्रव अवस्था में तत्व होंगे तो उनकी सांद्रता को एक मान लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर एक्वस यानी जलीय विलयन के अंदर है तब तो सांद्रता रखो, और अगर गैस है तो गैस की सांद्रता की जगह क्या लिखा जाएगा? उसका दाब रखा जाएगा। गैस की सांद्रता की जगह उसका दाब रखा जाएगा। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो भी इनका रस समिति गुणक होगा वो इनकी घातों के ऊपर आएगा, यानी इनकी पावर के अंदर आने वाला है। H2 का रस समिति गुणक कितना है? 1, तो इसकी पावर 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10+4 का रस समिति गुणक कितना है? 1, इसकी पावर 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आ जाओ, H+ का रस समिति गुणक कितना है? 2, तो यहां पर इसकी सांद्रता की पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 2, और 10+2 का रस समिति गुणक कितना है? 1, तो यहां पर इसकी पावर 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, हम ये जो रिएक्शन क्वेश्चन का इस्तेमाल है, रिएक्शन क्वेश्चन यानी अभिक्रिया भागफल का इस्तेमाल है, ये नस समीकरण के अंदर करते हैं हम, लेकिन उसको हम यही सीख लेते हैं ताकि वहां हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके, सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख करके उस सेल की रिएक्शन लिखी। उसके लिए बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन देख करके, सेल प्रस्तुतिकरण देख करके
आप क्या लिखना चाह रहे हो, उसकी सेल अभिक्रिया लिखना चाह रहे हो, तो पहले इस सेल प्रस्तुतीकरण से एनोड पे होने वाली अभिक्रिया को लिखो, कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया को लिखो, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे जा रहे हैं उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन कैथोड पर क्या होने चाहिए, ग्रहण होने चाहिए। उसके बाद पहले यहां से और यहां के इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को बराबर करो, और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को बराबर करने के बाद आप इन दोनों को जोड़ो तो आपके पास एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। चलो, तो आज हमने क्या सीखा, सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल प्रस्तुतीकरण सीखा, सेल अभिक्रिया को देख करके उस सेल का प्रस्तुतीकरण सीखा, और सेल के प्रस्तुतीकरण को देख करके उसकी सेल अभिक्रिया लिखना लिखी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें आगे काम आने वाला है, रिएक्शन कोशेंट अभिक्रिया भागफल सीखा है। अब आज के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लेकर के जा रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी स्वयं के हाथों से स्वयं की कॉपी के अंदर ये वाला प्रश्न उतारें, और इस प्रश्न को उतारने के बाद आप घर पे ट्राई करें, और आप स्वयं के हाथों से ये वाला प्रश्न उतारें और इसको भी ट्राई करने की कोशिश करें। एक प्रश्न तो हम कर ही चुके हैं, एक ये वाला प्रश्न आपको उतारना है, घर पे ट्राई करना है, और एक ये वाला प्रश्न आपको उतारना है, घर पे ट्राई करना है। तब तक के लिए आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे, और वीडियो को देख करके नोट्स बनाना मत भूले। आपके खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, वरना हम आपको इस साइट के ऊपर, इस चैनल के ऊपर भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, जब आप खुद से नोट बनाओगे तो बच्चों उसकी होड़ नहीं होती है, उसकी बराबरी नहीं होती। आप खुद के हाथों से लिख करके जो नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना।